हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से ज्ञान विहार की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आपके अभिभावकों को भी मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट का लेसन चल रहा है, केंद्र सरकार, पाठ नंबर 6, जिसके अंदर आज हम न्यायपालिका जो सरकार का तीसरा और महत्वपूर्ण अंग है उसके बारे में जानकारी लेंगे। विद्यार्थियों, हमने शुरू में पढ़ा कि जो सरकार है उसके 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका, उसके बारे में हमने अच्छे से जानकारी ली। संसद, भारत की व्यवस्थापिका को कहते हैं, उसके 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। फिर हमने कार्यपालिका के बारे में जाना। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ये सब आते हैं, उनके बारे में हमने अच्छे से जानकारी ली। अब जो सरकार का तीसरा और जो अंतिम अंग है न्यायपालिका, जिसका कार्य होता है व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए, कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानूनों की जांच पड़ताल करना, संविधान की रक्षा करना, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना और न्याय करना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भारत के अंदर जो सबसे बड़ा न्यायालय है उसको हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या अंग्रेजी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। तो आज विद्यार्थियों हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और आपके कोर्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट से संबंधित यानी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित 2 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है सर्वोच्च न्यायालय का गठन या संरचना, एक तरह से इसका जो फॉर्मेशन है, एक तरह से स्ट्रक्चर है, बनावट है वो। और दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा जो हम अगली कक्षा के अंदर पढ़ेंगे वो होगा सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय के कार्य एवं शक्तियां यानी पावर एंड फंक्शंस। तो आज हम बात करते हैं विद्यार्थियों सर्वोच्च न्यायालय के गठन की। इसमें सबसे जो पहला बिंदु है वो है न्यायाधीशों की संख्या। न्यायाधीशों की संख्या। स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश हैं, जजेज हैं, तो उनकी अगर हम संख्या की बात करें तो अपना जो मूल संविधान था उसके अंदर 1 मुख्य प्लस 7 अन्य, 1 मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस और 7 अन्य, इस प्रकार से मूल संविधान में न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 थी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मुख्य न्यायाधीश समेत 8, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 1 मुख्य और 7 अन्य। उसके बाद में विद्यार्थियों संविधान में यह व्यवस्था है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या को संसद समय समय पर अपने हिसाब से कानून बना के बढ़ा सकती है। तो इसी प्रकार से आपके 2008 के अंदर विद्यार्थियों न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 1 मुख्य और 30 अन्य अर्थात कुल 31 हो गई। और आपकी पाठ्य पुस्तक में भी अभी न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 31 दी हुई है, जिसके अंदर 1 मुख्य न्यायाधीश हो जाता है और 30 अन्य न्यायाधीश। अब अगर हम अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में विद्यार्थियों अपने 1 मुख्य और 33 अन्य 33 अर्थात वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो कुल संख्या है वो 34 है। 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य। तो न्यायाधीशों की संख्या में आपको 3 चीजें याद रखनी है कि मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। 2008 के अंदर मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा के कर दिया गया 31, और वर्तमान के अंदर मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की कुल संख्या है 34। इस प्रकार से अपना जो पहला बिंदु है वो विद्यार्थियों क्लियर होता है। उसके बाद में दूसरा जो बिंदु है विद्यार्थियों न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। न्यायाधीश नियुक्त कैसे होते हैं? तो इसके अंदर हमारा संविधान ये कहता है विद्यार्थियों कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और वर्तमान के अंदर इसमें एक व्यवस्था यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा होती है। कॉलेजियम व्यवस्था। कॉलेजियम व्यवस्था क्या होती है विद्यार्थियों? इसमें सर्वोच्च न्यायालय का एक तो मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस है वो मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, इनकी एक समिति होती है। और उस समिति के द्वारा जो नाम राष्ट्रपति को सुझाए जाते हैं, बताए जाते हैं, उन्हीं में से सामान्यतः राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा राष्ट्रपति करता है। ये हो गई न्यायाधीशों की नियुक्ति का दूसरा बिंदु विद्यार्थी। उसके बाद में तीसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए।
योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको विद्यार्थियों ध्यान रखना है कि जैसे हमने लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति में पढ़ा, उसकी तरह कोई एज का या फिर कोई संविधान में कोई नियम नहीं है। आपको सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की योग्यताओं में एक तो सबसे पहले लिखनी है कि वो भारत का नागरिक हो, ये तो सबसे कॉमन है। उसके बाद में दूसरी जो योग्यता है उसमें 3 बिंदु हैं, उनमें से कोई एक योग्यता पूरी करता हो। योग्यताओं में सबसे पहला बिंदु तो हो गया इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद 3 में से कोई एक, कौन सी? जैसे सबसे पहली है कि किसी उच्च न्यायालय में, भारत के किसी एक उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, जो राज्य में होते हैं उच्च न्यायालय, किसी एक उच्च न्यायालय में या 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में कोई व्यक्ति लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश का काम कर चुका हो। अगर कोई व्यक्ति 5 साल तक न्यायाधीश का काम कर चुका है किसी एक उच्च न्यायालय में या एक से अधिक, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता है। 5 साल का न्यायाधीश का, जजेज का एक्सपीरियंस, अनुभव होना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं करता हो तो दूसरी इसमें है कि कोई व्यक्ति किसी एक उच्च न्यायालय में या 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता, एडवोकेट या वकील यानी वकालत का अनुभव हो। अगर किसी व्यक्ति के पास 10 वर्ष का वकालत का अनुभव है हाई कोर्ट्स का, लगातार 10 वर्ष होना चाहिए चाहे कितने कोर्ट्स में हो, तो वो व्यक्ति भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है यानी बन सकता है। तीसरी इसमें यह है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति न्यायाधीश भी नहीं रहा हो, वकालत का अनुभव भी नहीं हो, लेकिन फिर भी भारत के राष्ट्रपति की नजर में वो कानून का अच्छा जानकार हो, कानून का अच्छा ज्ञाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तो इस प्रकार से ये आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं हो गई विद्यार्थियों। चौथा जो बिंदु है कार्यकाल एवं महाभियोग, इसमें आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका सामान्य कार्यकाल सामान्यतः वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। वैसे कार्यकाल फिक्स नहीं है, 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर रहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु में समझ लो न्यायाधीश बना तो वो 3 साल तक रहेगा अगर पूरा रहता है तो। कोई 64 साल की उम्र में बना तो वो केवल 1 साल ही रहेगा। कोई अगर 60 साल की उम्र में बन गया तो वो 5 साल रह जाएगा। यानी 65 वर्ष की आयु तक आपको ये लिखना है कि सामान्य जो कार्यकाल है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वो 65 वर्ष की आयु तक होता है। 65 वर्ष की आयु तक वो कार्य कर सकते हैं। इससे पहले वो स्वयं अपनी मर्जी से इस्तीफा, रिजाइन या त्याग पत्र दे सकते हैं। इसके अलावा संविधान का उल्लंघन करने पर भारत की संसद, ध्यान रखिए विद्यार्थियों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य या अन्य न्यायाधीशों को भारत की संसद महाभियोग के द्वारा, जिस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाया जाता है उसी प्रकार से भारत की जो संसद है वो महाभियोग के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके 65 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही, 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले ही इस महाभियोग के द्वारा पद से हटा सकती है। हालांकि महाभियोग एक जटिल प्रक्रिया है। संसद के किसी भी सदन के अंदर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है और दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसी दिन से जिस न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाया गया है उसको अपने पद से हटा हुआ माना जाता है। यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए स्टूडेंट्स ये बता दूं कि भारत में आज तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है। तो ये कार्यकाल और महाभियोग की बात हो गई। सामान्य कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक और हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, हटाने का अधिकार है संसद के पास। उसके बाद विद्यार्थियों वेतन और भत्ते, इसमें आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अभी आपकी बुक्स के अंदर मुख्य न्यायाधीश का वेतन 1 लाख और अन्य का 90,000 लिखा हुआ है, लेकिन वो विद्यार्थियों पुराना है, आपको उसे बदलना है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपए मासिक है। 2,80,000 पर मंथ, 2,80,000 रुपए, 2,80,000 रुपए मासिक मिलता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका मासिक वेतन है 2,50,000 रुपए। यह आपको ध्यान रखना है। 1 लाख से 2,80,000 कर दिया गया है और 90,000 से 2,50,000 कर दिया गया है। इसका विशेष ध्यान रखें, अपनी बुक्स में इसको चेंज करें।
2,80,000 मुख्य न्यायाधीश का और 2,50,000 अन्य न्यायाधीशों का। इसके अलावा अन्य जो सुविधाएं हैं वो भी इनको जो कानून के अनुसार निर्धारित होती है वो उपलब्ध करवाई जाती है। अगला बिंदु विद्यार्थियों, न्यायालय का मुख्य स्थान। संविधान के अनुसार न्यायालय का मुख्य स्थान भारत की राजधानी दिल्ली होगा और भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नई दिल्ली के अंदर ही स्थित है। फिर विद्यार्थियों आखिरी बिंदु इसके अंदर है न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। संविधान के अनुसार ये व्यवस्था है कि कोई भी न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश का काम करने के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद, यानी 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर जब वो रिटायर हो जाता है तो उसके बाद में वो भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत या अधिवक्ता का काम नहीं कर सकता है। ये एक प्रतिबंध इस पे लगाया हुआ है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज हमने सर्वोच्च न्यायालय के गठन को समझा। इसमें न्यायाधीशों की संख्या हमने समझी कि प्रारंभ में 8 थी, फिर 31 हो गई, अभी 34 है। न्यायाधीशों की नियुक्ति हमने समझी कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था द्वारा होती है। न्यायाधीशों की योग्यताओं में हमने जाना कि भारत का नागरिक होने के साथ साथ या तो 5 साल का न्यायाधीश का अनुभव हो हाई कोर्ट्स का लगातार, या 10 वर्ष तक वकालत यानी वकील का अनुभव हो, या राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार हो। इसके बाद में कार्यकाल जो है, सामान्य कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक है। 65 वर्ष का कार्यकाल नहीं है, 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर रहेगा। इससे पहले महाभियोग के द्वारा संसद हटा सकती है और स्वयं अपनी इच्छा से त्याग पत्र भी दे सकता है। वेतन भत्तों की बात करें तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपए मासिक और अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपए मासिक और अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। न्यायालय का मुख्य स्थान नई दिल्ली है और न्यायाधीशों पर प्रतिबंध ये है कि वो रिटायरमेंट के बाद भारत के किसी अन्य न्यायालय के अंदर वकालत का कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आज हमने ये समझा, या आपका होमवर्क भी है, आप ट्यूशन यहीं पे भी नोट कर लें कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन को स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको सर्वोच्च न्यायालय के बारे में सामान्य जानकारी देते हुए इन 7 बिंदुओं के आधार पे आपको अपना एक निबंधात्मक प्रश्न है वो तैयार करना है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट मैं आशा करता हूं कि ज्ञान विहार स्कूल की तरफ से आपके लिए जो लगातार ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही है आप इनका पूरा लाभ उठाते रहे। मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।